दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों कल रात से इस देश में एक ही खबर है जो सबसे बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो उपराष्ट्रपति जिनके ऊपर सत्ता पक्ष के पक्ष में एक तरफा पक्षपात कर काम करने के आरोप विपक्ष ने लगातार लगाए। वो उपराष्ट्रपति जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसी स्थितियों की हद तक विपक्ष जाने की सोचने लगा, यहां तक कि प्रस्ताव को मूव कराने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि सत्ता पक्ष के पक्ष में खुलकर खेलने के आरोपों के आदी हो चुके जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष की नजरों से भी अचानक गिर गए। कुछ तो बातें थी जिन बातों का रात से खुलासा नहीं हो पा रहा था। कल रात मैंने भी सोचा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर तत्काल आपके सामने लेकर आ जाऊं, लेकिन उस वक्त तक एक ही खबर थी और वो ये चिट्ठी थी जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चिट्ठी यही थी कि स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि स्वास्थ्य कारणों से इस देश के अंदर कोई इस्तीफा देता नहीं है और कल जब वो सदन का संचालन कर रहे थे तो कहीं भी उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तो सवाल यह है कि स्वास्थ्य कारणों का जो बहाना लिया गया उसके पीछे की असली वजह क्या है। अब तक जो वजहें पता लगी है उन्हें जानने के बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नींद उड़ रही है, सरकार की नींद उड़ रही है। और अब चूंकि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चला है, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू भी हो जाएगी। लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया। सत्ता पक्ष के चहेते चाहे बंगाल के राज्यपाल रहे हो, चाहे देश में उपराष्ट्रपति रहे हो, राज्यसभा के संचालन की भूमिका रही हो या कोई और भूमिका रही हो, न्यायपालिका के ऊपर कटु टिप्पणियां करनी हो, विपक्ष को सब बोलने से रोकना हो, हर तरह की परिस्थितियों में जो सरकार चाहती है, जो सत्ता पक्ष चाहता है, धनखड़ उन उम्मीदों पर पिछले सत्र तक खरे उतर रहे थे। लेकिन मामला पिछले सत्र के बाद से, बजट सेशन के बाद से गड़बड़ होना शुरू होता है। आपको पिछले उपराष्ट्रपति जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ही बनाए गए थे उनका हश्र याद होगा। वेंकैया नायडू, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी के भी बेहद चहेते, यहां तक कि मोदी शब्द को एक एक्रोनिम बनाकर मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया इस ढंग से प्रस्तुत करने वाले वेंकैया नायडू वो उपराष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनाए गए। धनखड़ साहब को भी एहसास हो चला था कि अब राष्ट्रपति भवन में कोई नया व्यक्ति बैठेगा। तभी उनके कुछ दिनों पहले के, तकरीबन 12-14 दिनों पहले के उस बयान को याद कीजिए, जो बयान उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताया कि 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। हालांकि रिटायरमेंट प्लान अपना अमित शाह भी बता रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने जो रिटायरमेंट प्लान बताया उसमें समय सीमा की बात की, 2027 की। अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान में किसी समय सीमा की बात नहीं की। तो 2027 में तो उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हो रहे थे। दरअसल जगदीप धनखड़ को यह भरोसा हो चला था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाएगी। उसके बाद धनखड़ साहब को लगा होगा कि जिस सरकार के लिए वो इतनी बदनामी झेल रहे हैं, विपक्ष का कोप भाजन बन रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं, एक बार में 50 से ज्यादा सांसदों को संसद की कार्रवाई से निलंबित करने का आदेश भी वो जारी कर चुके हैं। दोनों सदनों को मिलाकर तकरीबन 150 सांसदों को जब निलंबित किया गया, उस दौर में भी लोगों ने देखा कि चाहे लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका हो या राज्यसभा के सभापति की भूमिका, वो लगातार विपक्ष के लोगों के द्वारा सवालों के घेरे में रही। और वैसे भी जब मास एक्सपल्सन संसद से होता है तो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में वो भूमिका आती ही आती है। तो तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते पहले धनखड़ साहब को यह भरोसा हो चला था कि अब राष्ट्रपति भवन वो नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद ऐसा लगा, खासकर कल पहले दिन जो सदन की कार्रवाई हुई, मानसून सत्र की जो कार्रवाई हुई, उसमें एक बदले बदले जगदीप धनखड़ नजर आए। शायद जगदीप धनखड़ को यह एहसास हो गया था कि 3 साल तो सत्ता पक्ष के पक्ष में बैटिंग करने की, कथित रूप से बैटिंग करने का आलोचना तो उन्होंने झेल लिया, लेकिन जिस इरादे से झेला कि 2 साल बाद प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन का इरादा अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है। तो क्या बचे हुए 2 सालों के कार्यकाल में अब एक नई इमेज बनाई जाए,
अपना इमेज मेकओवर किया जाए और एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति के तौर पर, निष्पक्ष राज्यसभा के सभापति के तौर पर याद किए जाएं, वो भूमिका में तो दिखाई नहीं देना चाहते थे। कल जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई वो देखने वाली बात है। कल लोकसभा के अंदर कार्रवाई तुरंत स्थगित हो गई क्योंकि विपक्ष के लोग ये चाहते थे कि सरकार उनकी सुने, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे का मुद्दा हो, या 5 विमानों के गिराए जाने का मुद्दा हो। सरकार विपक्ष की बातें सुने और उस पर स्पष्टीकरण दे। स्वाभाविक है, देश को भी इन सब मामले में स्पष्टीकरण की जरूरत है। लोकसभा में तो कार्रवाई नहीं चली, लोकसभा में विपक्ष बाहर आ गया। राहुल गांधी को बाहर आकर बोलने की नौबत आई कि प्रधानमंत्री 1 सेकंड में निकल गए, और जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा तो बाकी सांसदों की क्या स्थिति होगी। ये सब बातें कल सदन के बाहर हुई। लेकिन इसके उलट जरा राज्यसभा की कार्रवाई देखिए। राज्यसभा की कार्रवाई में जिन नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पिछले कई अवसरों पर टोका टाकी का पूरा रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा था, वो टोका टाकी का रिकॉर्ड कल नहीं बना। बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के मौके पर उनकी शान में कसीदे करते हुए नजर आए। सभापति धनखड़ साहब उनकी शान में कसीदे करते हुए नजर आए। और क्या क्या बातें उनकी प्रशंसा में उन्होंने नहीं कही कि 72 से अब तक उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष के बीच वो तप कर निकले और न जाने क्या क्या बातें। और इन सब के बीच वो चर्चा कराने पर भी सहमत हो रहे थे कि चर्चा हो तो किस बात पर हो। सवाल कुछ ऐसे भी उठ रहे थे कि आखिर सांसदों को जो आवास आवंटन की प्रक्रिया होती है राज्यसभा में, उसमें कई जूनियर सांसद जो विपक्ष के हैं उन्हें बड़े बड़े बंगले कैसे मिल जा रहे हैं। राघव चड्ढा वो पहली बार के सांसद है, उन्हें बड़ा बंगला कैसे दे दिया गया। ये सब सवाल भी अंदर खाने चल रहे थे। और कल जिस प्रकार से सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की टोका टाकी पर स्पीकर जैसी बातें कहनी शुरू कर दी कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा, उसके बाद सभापति के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का इकबाल भी हिलता हुआ नजर आया। लेकिन मूल सवाल तो यही है कि जब एक ऐसे संवैधानिक पद पर जिसे बिना किसी महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया या संकल्प के हटाया नहीं जा सकता, वहां बैठने वाला व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ जाए तो फिर वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ेगा, इस्तीफा देने पर नहीं अड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। याद कीजिए ज्ञानी जैल सिंह को, जिस दौर में खबरें आती थी कि राजीव गांधी की सरकार से उनकी खटपट चल रही है, वो राजीव गांधी जिनकी सरकार को संसद में इतना बड़ा बहुमत मिला जो आज किसी के लिए सपना है। 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में, 3/4 से ज्यादा बहुमत राज्यसभा में। वो तो जब चाहते राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को हटा सकते थे। बावजूद इसके ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तीफा देना उचित नहीं समझा, बल्कि सरकार के साथ आखिरी महीनों में उनकी टकराहट चलती रही, उनके बयान भी आते रहे। यहां तक कि राजीव गांधी सरकार के विदेश राज्य मंत्री के तिवारी ने तो इतने गंभीर आरोप लगा दिए जिसकी चर्चा यदि की जाए तो कहीं ना कहीं वो संसदीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के दायरे से बाहर जाती है। बावजूद इसके ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आज बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोई ऐसे पद से हटाने का संकल्प लाने का साहस भी नहीं कर सकती, वहां वो इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हो गए, स्वास्थ्य कारण बताने पर क्यों मजबूर हो गए। 2-3 चीजें कल 3-4 घंटे के दरमियान हुई है, और 3-4 घंटे के दरमियान जो 2-3 चीजें हुई उस पर नजर रखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उन 3-4 घंटों में ही इस्तीफे की पृष्ठभूमि बनी, कारण पहले से थे, परिस्थितियां तात्कालिक भी थी और पहले की भी थी। पहले की यह थी कि न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी को सरकार की सहमति से दी गई टिप्पणी माना जाता था, चाहे वो केशवानंद भारती पर टिप्पणी कर रहे हो या न्यायपालिका के द्वारा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपालों को और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित किसी भी बिल को लेकर जो समय सीमा में बांधने वाली बात थी उस पर उनकी टिप्पणी हो, या दूसरे कुछ मामलों पर भी टिप्पणी हो। असहज स्थिति तो न्यायपालिका में थी, लेकिन सब कल ही होना था क्या। दरअसल कल 4 बजे से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो परिस्थितियों पर गौर करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर हुआ क्या। 4 बजे शाम के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी संसद की राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति,
जो लोग संविधान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की एक कैबिनेट होती है, मुख्यमंत्री की एक कैबिनेट होती है, सदन के संचालन के लिए स्पीकर के पास या सभापति के पास भी दोनों सदनों में एक कैबिनेट जैसी व्यवस्था होती है। कार्य मंत्रणा समिति हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सदन कैसे चले इसको लेकर एक कमेटी होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मुखिया होते हैं दोनों सदन के प्रमुख, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। और वो कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर, कोशिश होती है कि सबको मेंबर बनाया जाए। सरकार की तरफ से सदन के नेता जो सदन में होते हैं वो, और संसदीय कार्य मंत्री, एक आध वरिष्ठ मंत्री भी उस कमेटी में होते हैं। तो कल जो बीएससी की बैठक हुई, उस बीएससी की बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से न तो राज्यसभा में जेपी नड्डा आए जो सदन के नेता हैं, और न ही संसदीय कार्य मंत्री आए। विपक्ष के तमाम लोग मौजूद थे। और वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग का मुद्दा भी उठा। 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर भी उन्हें मिल गए। उन्हें यह भी पता चल गया कि लोकसभा में महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों की संख्या जुटा ली गई है, वहां भी मंजूरी मिलने के हालात हैं। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बहुत कुछ साफ हो जाता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल रात में उनका डिनर का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री सिंधिया के यहां था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहां, वहां उन्हें जाना था। इन मौके पर उन्होंने खबर भिजवाया कि वो नहीं आ सकते। खबर भिजवाया गया कि वो नहीं आ सकते, तो सिंधिया ने अपने घर से उनका डिनर, उनका खाना उनके घर भिजवाया। लगा होगा कि कोई कारण है जिस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका खाना उनके घर भिजवा दिया। और इन सब के बीच एक वरिष्ठ मंत्री, कई लोग कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके कमरे में सादे कागज पर कुछ भाजपा सांसदों के और एनडीए सांसदों के दस्तखत लिए जाने लगे। दस्तखत क्यों लिए जाने लगे, यही असली सवाल है जिस पर कि पता चलेगा कि हुआ क्या कल। दरअसल कल संसद में, लोकसभा में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाना, जो विपक्ष का आरोप है, और राज्यसभा में विपक्ष का सत्ता पक्ष के ऊपर चढ़ जाना, उनको पूरा मौका दिया जाना, और यहां तक कहा जाना कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ट्रंप के दावे हो या एसआईआर हो, इन सब मुद्दे पर सदन चर्चा के लिए तैयार है। बिंदुवार चर्चा होगी। और सभापति के रुख को देखकर यह लगने लगा कि वाकई चर्चा होगी। अब चर्चा होगी तो भद किसकी पिटेगी? सरकार यदि ट्रंप के दावे का खंडन करेगी तो सरकार घिरेगी, और विपक्ष चाहता है कि ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसका खंडन करे। ट्रंप के दावे को स्वीकार करेगी तो जनता की नजरों में सरकार पूरी तरह से गिरेगी। इसी तरह एसआईआर का मसला था, इसी तरह पहलगाम में सुरक्षा बलों के नदारद होने का मसला था। ये सारे मामले जब एक साथ जुट रहे थे, तो सदन में चर्चा से भाग रही सरकार को यदि अध्यक्ष या सभापति के आसन का सहयोग ना मिले, तो विपक्ष एक एक कर बिंदुवार तरीके से सरकार को पूरी तरह से सदन में एक्सपोज कर सकता है। और यही होता हुआ कल दिखने जा रहा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जिन वरिष्ठ मंत्री के यहां से, उनके चैम्बर में सांसदों के ब्लैंक पेपर पर, सादे कागज पर सिग्नेचर लिए जा रहे थे, वो सिग्नेचर दरअसल उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने का संकल्प पेश किए जाने या महाभियोग जैसी प्रक्रिया पेश किए जाने के लिए तो नहीं लिए जा रहे थे। ये आशंका ऊपर तक घर करने लगी, ये आशंका ऊपर तक पहुंचने लगी। जयराम रमेश का ट्वीट भी आया कि 7:30 बजे उनकी बात हुई, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 9:36 पर उन्होंने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट में इस्तीफे का पूरा पेज डाल दिया। आमतौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ट्वीट करके इस्तीफा देते हैं, ऐसा कोई उदाहरण पूर्व में दिखता नहीं है। ट्विटर यानी एक्स के आने के बाद भी मनमोहन सिंह ने 2 बार इस्तीफा दिया, 2009 में और 2014 में, तब भी ट्विटर पर नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया 2019 में और 2024 में, तब भी नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर शपथ ली जनादेश के बाद। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दिया, तब भी नहीं आया है। आखिर उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया माध्यम से अपना इस्तीफा क्यों दिया? इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उपराष्ट्रपति कुछ बदले बदले से सरकार नजर आ रहे थे, सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आ रहे थे। बंगाल में थे या उपराष्ट्रपति के शुरुआती दिनों में थे, उस वक्त वो ब्लू आइड बॉय यानी सत्ता का सबसे दुलारा व्यक्ति हुआ करते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया?
तो अचानक यही होता हुआ प्रतीत हो रहा है जो उन्होंने तकरीबन 10-12 दिनों पहले कही थी कि उपराष्ट्रपति पद से वो 2027 में रिटायर होंगे, उसके बाद रिटायर्ड जिंदगी वो जिएंगे। यानी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए उन्हें लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जगदीप धनखड़ को वो राष्ट्रपति भवन लेकर के जाए। और उसके बाद से जो अगला सत्र कल शुरू हुआ, उस सत्र में न्यूट्रल होने की जो एक नई भूमिका उन्होंने लिखनी शुरू की, उसके बाद अचानक बहुत कुछ बदलने लगा। और जब बहुत कुछ बदलने लगा, महाभियोग की आशंका सताने लगी, तो उस वक्त पद से पहले ही चले जाना बेहतर होता है। याद रहे कि राष्ट्रपति के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 दोनों सदनों में अलग अलग जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई होता, यदि धनखड़ साहब राष्ट्रपति पद पर बैठे होते, उनके खिलाफ इंपीचमेंट की कोशिशें होती, तो उन्हें पता था कि 2/3 तो सरकार ला नहीं पाएगी, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 दोनों हाउस में ला नहीं पाएगी और यह इंपीचमेंट पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत से एक संकल्प की जरूरत थी, जो सरकार के पास है और जो पारित करा लेगा। और उसके बाद संकल्प पारित होकर हटने से बेहतर है कि पहले ही इस्तीफा दे दिया जाए, स्वास्थ्य कारणों की बात कर ली जाए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। शायद उन्होंने इसी का पालन किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नेता उनके लिए कल रात से लेकर अब तक उनके समर्थन में ट्वीट या पोस्ट करता हुआ नहीं दिखा। हाँ, जैसे ही राष्ट्रपति भवन से भी थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामना ट्विटर के माध्यम से जरूर दिया है, अन्यथा अब तक सभी चुप्पी लगाए हुए थे। तो कारण सबको समझ में आ रहा है कि है क्या, किस तरह की परिस्थितियों में धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देना उचित समझा है। तो अब आगे आगे देखिए, क्योंकि धनखड़ साहब तो अगले साल 75 के होने वाले थे, उन्होंने तो 74 साल कुछ महीनों में इस्तीफा दे दिया है। देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल धनखड़ का बदला बदला मिजाज, कहां जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की बातें चल रही थी, वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा की बातें न होकर यह मामला जाकर के टिक गया कहां, यह मामला जाकर के टिक गया धनखड़ के इस्तीफे तक। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के एक जज, उनके खिलाफ भी महाभियोग की बातें हुई थी, और चूंकि वो मामला आचरण का था, यशवंत वर्मा का मामला उनके घर से कथित रूप से कैश बरामद होने के बाद कथित भ्रष्टाचार का था। दोनों में फर्क है। लेकिन जस्टिस यादव वाले मामले में भी धनखड़ साहब की टिप्पणी सरकार को नागवार गुजरी थी, और अब देखा जाना है कि आने वाले वक्त में रिटायरमेंट के बाद जब लोग धीरे धीरे कर बोलना शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं और कौन सी वजह सामने आती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।